नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आरके जी में। दोस्तों, हम धरती धन ना अपना उपन्यास को देख रहे थे, जिनमें हमने इसके सारांश को देखा। और आज हम देखने वाले हैं धरती धन ना अपना उपन्यास में अंकित दलित जीवन के पहलू। तो चलिए शुरू करते हैं। उपन्यासकार जगदीश चंद्र जी के स्वयं के वक्तव्य के अनुसार धरती धन ना अपना उपन्यास दलितों के जीवन यथार्थ पर केंद्रित है। इसलिए उन्होंने समाज के अन्य सभी समुदायों को उनके साथ अंतः संबंधों में चित्रित किया है। उपन्यास में हम देखते हैं कि उपन्यास का आरंभ काली के गांव लौटने की घटना से होता है, लेकिन काली के गांव की सीमा में दाखिल होने से लेकर उसके घर पहुंचने तक लेखक ने पूरे गांव के भूगोल को, एक सामाजिक वातावरण जो है, उसको अंकित कर दिया। जैसे कि बताया गया है इस उपन्यास में कि पहले आता है चौधरियों का मोहल्ला, जिसमें हवेलियां हैं। फिर स्कूल आता है, जहां के मुंशी के लिए साग, गन्ने, गाजरे, मूलियां जाटों के लड़के लाते थे, लेकिन मुंशी के घर उन्हें कमियों के लड़के पहुंचाते थे। कमियों अर्थात कमियां, जो कामगार थे, काम करते थे, वे उनके घर अर्थात मुंशियों के घर साग सब्जी ले जाते थे। फिर मंदिर आता था और उसके चारों ओर दुकानदारों के चौबारे। उससे आगे आखिर में हरिजन बस्ती थी, जो चमादड़ी कहलाता है, जहां गोबर की तेज बदबू है, जिसका कुआं गंदे पानी और कीचड़ से घिरा है। इस गली में सारे घर कच्चे व टूटे फूटे हैं। तो इस तरह से इसमें सामाजिक वातावरण को अंकित कर दिया गया। चमादड़ी में बीमारी का हमेशा प्रकोप रहता है। काली की माँ जो है, उसको प्लेग खा गई। उसका बाप भी असमय काल कवलित हुआ। चाचा को हैजे ने खा लिया। तो इस तरह से उनके परिवार के सभी सदस्य गुजर गए। गरीबी का आलम यह है कि 6 साल पहले काली 2 दिन से भूखा प्यासा फटे हाल घर से भागकर कानपुर पहुंचा था। दलित अर्थात चमार घर परिवारों में गरीबी इतनी है कि काली के पास नोटों की संख्या देखकर वह 10 से कम का नोट न होने पर काली की जो चाची रहती है, वह आश्चर्यचकित और आतंकित हो उठती है, क्योंकि उसे इस अप्रत्याशित धन के चोरी हो जाने का डर है। चमादड़ी मोहल्ला अर्थात हरिजन बस्ती जो है, वह गांव के अन्य मोहल्लों जैसे महाजन, नंबरदारों, गव्वियों, भोदियों, मिट्ठों व चुनौतियों के मोहल्लों से अलग गांव से बाहर की ओर बसाया गया है। चमादड़ी में सिर्फ एक ही लंबी और तंग गली है। मोहल्ले के बाहर गोबर और कूड़े के ढेर हैं और एक दो छप्पर भी। मोहल्ले में एक भी ऐसा कोठा या घर नहीं है जिसमें पक्की ईंटें लगी हुई हो। तो इस तरह से जगदीश चंद्र जी वर्णन करते हैं। चमादड़ी की औरतों के कपड़े मैले कुचैले फटे पुराने हैं। बच्चे नंग धड़ंग नाक सुड़सुड़ाते हैं। चमार परिवारों में भी कम उम्र में शादियां हो जाती है और काली को लगता है कि मोहल्ले में उसके सिवा सभी का ब्याह हो चुका है। दलित परिवारों में बच्चे भी काफी संख्या में पैदा होते हैं, लेकिन बचते बहुत कम हैं। बेबे हुक्मा 13 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन बचा एक ही। काली के पड़ोसी प्रीतो और निक्कू, इन दोनों के 11 बच्चे हैं। तो इस तरह से सामाजिक वातावरण को भी बताया जा रहा है।
दलित जीवन में धर्म का बहुत अधिक महत्व नहीं होता है, लेकिन अपने जीवन को सुधारने व अपनी मानवीय अस्मिता को स्वीकारने के लिए वे कई बार धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन उनकी मानवीय अस्मिता का फिर भी सम्मान नहीं होता। यह चीज बताया गया है। दोस्तों, आज भी ऐसे चीजें हमें देखने को मिलता है कि जो दलित वर्ग होता है वह अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, लेकिन धर्म परिवर्तन करने के बावजूद उनको वह सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता। धरती धन ना अपना में नंद सिंह जो है पहले सिख धर्म अपनाता है, उसके बाद ईसाई धर्म, लेकिन दोनों धर्म अपनाकर वह देख लेता है, परंतु चौधरियों के लिए वह चमार का चमार ही रहता है। धर्म दलितों के लिए सार्वजनिक व्यवहार का मामला है, रूढ़ियों का नहीं। नंद सिंह ईसाई बनकर धार्मिक रस्मों का पालन तो करता है, लेकिन उसमें या उसके परिवार में धार्मिक पूर्वाग्रह नहीं है। इसीलिए काली के प्रति नंद सिंह का व्यवहार उसमें अच्छे दामाद होने की संभावना से परिचालित दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें यह भी बात बताया गया है कि जो दलित वर्ग है उसके लिए धर्म उतना ज्यादा महत्व नहीं रखता है, वह सभी को एक इंसान की तरह मानते हैं। आगे देखते हैं, दलित समाज में समाज की कुछ ऐसी रूढ़ियों का प्रभाव जरूर है जो उनके समाज में कई दुखांतों को भी जन्म देती है, लेकिन इनके समाज में अन्य रूढ़ियां भी है, यह बताया जा रहा है, जो इनके जीवन को दुखों से भर देती है। जैसे काली और ज्ञानों के बीच कोई सीधे रिश्तेदारी न होकर भी उनके बीच विवाह संबंध उस समाज में स्वीकार्य नहीं है, भले ही उनमें आदर्श दंपति बनने के गुण क्यों ना हो। धरती धन ना अपना में जगदीश चंद्र ने दलित जीवन के अनेक पहलुओं को चित्रित किया है, लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार उन्होंने दलितों के समाज आर्थिक अर्थात सामाजिक और आर्थिक जीवन के चित्रण पर दिया है। नंद सिंह जैसा तो एकाध चरित्र ही उपन्यास में है जो जूते बनाने का स्वतंत्र रूप में व्यवसाय करता है, फिर भी उसे मानवीय सम्मान नहीं मिलता। धरती धन ना अपना के अधिकांश दलित या चमार गांव के जमींदारों पर काम के लिए आश्रित रहते हैं, अर्थात इसीलिए उन्हें कम्मी भी कहा जाता है, लेकिन उनका जमींदारी के साथ मजदूर और मालिक का आधुनिक संबंध नहीं है। तो जिस प्रकार आधुनिक रूप में मजदूर और मालिक का संबंध दिखाई देता है दोस्तों, वैसा संबंध दिखाई नहीं देता है। पहले जैसे आज 8 घंटे की दिहाड़ी करने पर निश्चित पारिश्रमिक मिल जाता है, पर उस समय न कोई पारिश्रमिक मिलने का आस रहता था, न ही उन्हें स्वतंत्रता रहती थी कि वे अपने घर निश्चिंत होकर लौट सके समय होने के बाद। तो उनकी स्थिति अर्ध गुलामों की है और उनकी स्त्रियां भी जमींदारों के घरों में काम के लिए जाती है और इस प्रकार से वहां पर शोषित होती है, जिनमें यौन शोषण भी शामिल है। तो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। धरती धन ना अपना में चौधरी चमार संबंधों की पहली झलक 3 अध्याय में शुरू मिलती है, जब चौधारे वाला चौधरी, जिसका नाम हरनाम सिंह है, वह आकर चमादड़ी अर्थात दलित मोहल्ले में पहले तो गाली देना शुरू करता है और फिर जूतों से मारना शुरू करता है। हरनाम सिंह जो है वह निर्दोष जीतू की भयंकर पिटाई करता है, लेकिन कोई भी जीतू के हक में जबान नहीं खोलता, क्योंकि लेखक के अपने शब्दों में यह बताया गया है कि चमादड़ी में ऐसी घटना कोई नई बात नहीं थी।
ऐसा अक्सर होता रहता था। जब किसी चौधरी की फसल चोरी हो जाती या बर्बाद कर दी जाती तो चमार चौधरी के काम पर न जाता था, या चमार जो है चौधरी के घर काम पे न जाता था। फिर किसी चौधरी के अंदर जमीन की मलकियत का एहसास का जोर पकड़ लेता तो वह अपनी साख बनाने और चौधर मनवाने के लिए इस मोहल्ले में चला आता। चौधरी हरनाम सिंह जो है वह अपनी जाति अहम की तुष्टि के लिए अमानवीय पद्धति का प्रयोग करता है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक शोषण संस्थाओं का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया है, जिसके अंतर्गत गुलामों की तरह जीने वाला एक समुदाय तैयार किया गया है। आप जानते हैं दोस्तों कि हिंदू धर्म में देखते हैं कि चतुर्वर्ण व्यवस्था किया गया है, और चतुर्वर्ण व्यवस्था में दलित जो हैं वह सबसे निचले पायदान पर आते हैं, और निचले पायदान पर उसे इसलिए रखा है कि उनका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण किया जा सके। और इसी चीज को जो मनुवादी हैं वो अपनाने में लगे हुए हैं, लेकिन भारत का संविधान इस चीज के हक में नहीं है। लेकिन आज भी ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से शोषण से जुड़े होते हैं और निचले पायदान के लोगों का शोषण करते हैं। तो धर्म के टोटकों का आधार देकर जन्म और कर्म के सिद्धांत की झूठी साजिश में जो ब्राह्मण लोग फंसा देते हैं, और यह फंसाकर वो जन्म और कर्म के सिद्धांत में हमें फंसा देते हैं कि ऐसा नहीं किया तो अगले जन्म में यह योनि मिलेगा, इस तरह का योनि मिलेगा। इस तरह से जो ब्राह्मण लोगों का एक प्रकार से वह एक अपने को ऊंचा बनाए रखने का वो तरीका है, जिससे वे डर का माहौल पैदा करके झूठी साजिश में फंसाकर मानसिक और शारीरिक रूप से पंगु बना दी गई तमाम दलित जातियों का सदियों से शोषण किया जा रहा है। वे अपने अस्तित्व बोध से प्रेरित होकर बगावत पर न उतर आए, और इस डर से ही सवर्ण कई गई जातियां अमानुषता का सहारा लेती है। तो बगावत के डर से सवर्णों द्वारा निचली जाति को दबाया जाता है ताकि वे बगावत पर न उतर आए और उनका जो प्रभुत्व है वो नष्ट न हो जाए। इसीलिए दोस्तों SC, ST और OBC को अभी तक जो ब्राह्मण लोग जो हैं वे निचले तबके के समझते हैं। किसी भी मंदिर में इन तीनों निचले वर्ग के लोगों को पुजारी बना हुआ आप देख ही नहीं सकते। जहां भी जाएंगे आपको केवल ब्राह्मण और ब्राह्मण ही दिखेंगे। अर्थात ये मानसिक गुलामी चाहते हैं। पहले तो दोनों रूप चलता था, लेकिन आज यह मानसिक गुलाम लेकर चलते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा SC, ST और OBC के लोग शामिल हैं। अब जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे ST और SC लोग, लेकिन OBC लोगों की स्थिति ऐसी ही बनी पड़ी है, वे मानसिक गुलाम हो गए हैं। तो ये सभी चीजें मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे उपन्यास में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से सवर्ण लोग अमानुषता का सहारा लेकर निचली जातियों का शोषण करते हैं। हरनाम सिंह द्वारा जीतू को इस प्रकार पीटना व अपमानित करना यही दर्शाता है। दलित वर्ग को दबाए रखने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की यंत्रणाएं देकर शारीरिक यंत्रणाओं के माध्यम से मानसिक रूप से भी उन्हें पंगु बनाना चाहता है। इस बात को लेखक ने रेखांकित किया है। स्वयं शोषित वर्ग में सजगता नहीं है, इसलिए चौधरियों या शोषक वर्गों के प्रति घृणा के बजाय वे अपने ही वर्ग के लोगों को दुत्कारते रहते हैं।
तो दलित लोगों में सजगता न होने के कारण दोस्तों वे अपने ही वर्ग के लोगों का दुश्मन बन जाते हैं, उनकी प्रगति को देख नहीं पाते हैं। निर्दोष जीतू की जो भर्त्सना चमारों में ही कई लोग करते हैं, लेकिन उसी समाज की ज्ञानों चौधरियों को गालियां देती है, क्योंकि नाजायज बातें देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। और यह जो गुस्सा है दोस्तों, वह काली को भी आता है, जब वह अपनी चाची से कहता है कि अगर जीतू की जगह मैं होता तो चौधरी की बाह मड़ोड़ देता। काली 6 साल से कानपुर में रहकर अपनी मानवीय अस्मिता के प्रति सचेत हुआ है, इसलिए वह अपनी कमाई से मकान पक्का करवाना चाहता है। लेकिन चाची डरती है और चाहती है कि काली ऐसी बातें न सोचे, क्योंकि इससे पहले किसी ने मकान को पक्की ईंट नहीं लगवाई। काली का जो मकान है वह पक्का करवाने का जो इरादा है उसका, वह एक स्तर पर गांव के चौधरियों के वर्चस्व को भी चुनौती है। उन्होंने गांव के चमारों को नीच मनुष्य के स्तर तक पहुंचा दिया है। काली निम्न मानव स्तर से ऊपर उठकर मानव स्तर को पाना चाहता है, और उसका पक्का मकान बनवाना उसकी मानव स्तर को पाने की कामना का प्रतिरूप है। लेकिन यहां भी छज्जू शाह जो है उसे गांव में उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का कटु बोध करवाता है, जब छज्जू शाह काली को कहता है कि कालिदास, जिस जमीन को तुम बनवाने की बात कर रहे हो, जिस मकान को तुम पक्का करवाने की बात कर रहे हो, वह जमीन भी तुम्हारी नहीं है, वह शामलात अर्थात गांव के जमींदारों की सांझी जमीन है। जब तक तू या तेरे वारिस अर्थात उत्तराधिकारी इस गांव में रहेंगे, यह जमीन का टुकड़ा रिहायश के लिए तुम्हारा है, बाद में उसका मालिक गांव होगा, और वह तेरी मालकियत जमीन नहीं है, मौरूसी जमीन है। तो इस तरह से छज्जू शाह कालिदास को यह जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति का कटु बोध करवाता है, और उसके मन में यह चीज डाल देता है कि उसका जो अपना घर भी है वह उसका धन नहीं है, उसकी धरती भी उसका धन नहीं है। तो धरती धन ना अपना का यह प्रसंग इस उपन्यास की केंद्रीय वस्तु व इसके शीर्षक दोनों को स्पष्ट कर देता है। गांव के दलितों का धरती के किसी भी टुकड़े पर अधिकार नहीं है। उन्हें इस अधिकार से वंचित करने के बारे में मनुस्मृति में, जो कि हिंदू धर्म का आचार संहिता माना जाती है, और उसमें कही गई एक एक बात हिंदू धर्म के मानने वाले प्रमाण मानते हैं। इसमें दलितों और स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया है, और यही जो चीज है दोस्तों, वे मनुस्मृति को मानने वाले आज भी करते हैं। तो इसी विचारधारा को, मनुस्मृति में जो विचारधारा दलित और स्त्रियों के लिए रखा गया है, इस विचारधारा को मानकर आज का आधुनिक समाज भी उसी लीक पर चल रहा है। हालांकि प्राकृतिक रूप में धरती सारे समाज या मानव समूहों के लिए है, और संपत्ति पर आधारित समाजों में धरती संपत्ति का महत्वपूर्ण रूप बनी, लेकिन भारतीय दलितों के जीवन की विडंबना और त्रासदी यह बनी कि सामंती कृषि व्यवस्था व जाति विभाजित समाज में उन्हें संपत्ति या धरती के सामान्य मानव अधिकार से ही वंचित रखा गया। उसके लिए नागरिक अधिकार या जनतांत्रिक अधिकार तो दूर की बात, उन्हें तो न्यूनतम मानव अधिकारों से भी वंचित रखा गया। इस बात का एहसास काली को छज्जू शाह करवा देता है, लेकिन काली में मानव अधिकार पाने की प्रबल आकांक्षा है, और वह चाहता है कि चाची यहीं रहूंगा और मकान भी पक्का
ही बनवाऊंगा। इस तरह से वह कहता है, अपने मन में प्रण कर लेता है। वह समय आने पर चौधरियों से संघर्ष के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसके लिए डर डर कर दिन गुजारने से अच्छा मर जाना है। तो इस स्पष्ट निर्णय के बाद तो काली गांव में शोषकों का भी सामना करता है और अपने ही शोषित वर्ग के भीतर के हमलों का भी वह सामना करता है। पूरा उपन्यास चौधरी और दलित इन दोनों के संघर्षों को अंकित करता है, जिसकी चरम सीमा है दलित खेत मजदूरों द्वारा दिहाड़ी न दिए जाने के विरोध में काम से हड़ताल व बदले में चौधरियों द्वारा दलितों का सामाजिक बहिष्कार। लेकिन दोस्तों, यह जो संघर्ष है वह दलित जीवन की त्रासदी को रेखांकित करता है। आगे के पृष्ठों में आप इसका अध्ययन करेंगे। तो धरती धन न अपना में जगदीश चंद्र ने पंजाब के गांव में दलित जीवन के विविध पहलुओं को विस्तार से अंकित किया है। दलित घर परिवार की भीतरी माहौल से लेकर दलित मोहल्लों के उनके रस्म रिवाजों और संस्कारों आदि का अंकन भी लेखक ने किया है, और इससे भी ज्यादा विस्तार से लेखक ने दलितों की सामाजिक आर्थिक जीवन और गांव में उनकी निम्न मानव स्थिति, जमींदारों शोषकों द्वारा उनके शोषण उत्पीड़न की स्थिति और उनके अपने समाज में ही चेतना न होने की स्थिति व जमींदार दलित शोषक शोषित संघर्ष की स्थिति का चित्रण किया है, जिसका अंत त्रासद है। इस तरह से दोस्तों, आपने धरती धन ना अपना में दलित स्थिति को किस तरह से, दलित पहलू को किस तरह से दर्शाया गया है, इसका आपने अध्ययन कर लिया। आशा है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक जो भी नया वीडियो आए वह आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आपके मन में यूजीसी नेट के सिलेबस से संबंधित जो भी रचनाएं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं, उसको लाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, रियल ज्ञान विद RK जी। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।